हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम एनपीटी कहते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो आपसे साझा किया था उसमें निशस्त्रीकरण के बारे में चर्चा की थी और उसका विकास किस तरह से हुआ है और विभिन्न देशों की, ख़ास तौर पे विकासशील देशों की निशस्त्रीकरण की जो प्रोसेस है डिसआर्मामेंट की, उस पर आपत्तियां क्या हैं, उनकी नाराज़गी क्या है। और ये यूएनओ का एक उद्देश्य होते हुए भी आज तक यूएनओ इस उद्देश्य को हासिल नहीं कर सका है। चोरी छुपे परमाणु हथियारों के निर्माण की होड़ दुनिया के किसी न किसी कोने से देखी जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दिशा में कोई जो बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा है। तो उसी में ही एक अहम पड़ाव है, निशस्त्रीकरण की प्रोसेस में ही एक अहम पड़ाव था एनपीटी की जब संधि आई थी। जो परमाणु अप्रसार संधि है ये 1968 में आई थी, 1968 में। और इस संधि की शुरुआत में 5 देशों के मध्य ये संधि हुई थी, जिनमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये वही देश थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे। और ये 5 देश उस समय तक परमाणु परीक्षण कर चुके थे और घोषित रूप में कर चुके थे। 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण किया, 1960 में फ्रांस ने किया, 1953-54 में ब्रिटेन ने किया, 1949 के आसपास सोवियत संघ ने कर दिया था। और अमेरिका तो परमाणु परीक्षण करते भी रहे और वो तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु परीक्षण, वो जो परमाणु हथियार हैं उनका प्रदर्शन ही कर चुका था। तो दुनिया में परमाणु हथियार के बारे में बताने वाला, दिखाने वाला, उसके विनाश के स्तर से दुनिया को परिचित कराने वाला देश है वो अमेरिका है। तो इन देशों ने एक कोशिश थी मुख्य तौर पे परमाणु अप्रसार संधि जो एनपीटी कि ये देश चाहते थे कि अब दुनिया में कोई और देश परमाणु हथियार नहीं बनाए। ये परमाणु हथियार के निर्माण की होड़ को रोकना चाहते थे। तो ये जो निशस्त्रीकरण की दिशा में इनका जो प्रयास था वो आधा अधूरा था, छल वाला था। ये चाहते थे कि ये 5 देश तो भविष्य में भी चाहे तो परमाणु हथियार बनाएं, लेकिन दुनिया के और देश हैं उनको ये परमाणु ईंधन और तकनीकी ना दें। तो एनपीटी के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों में ये कहा गया कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश 2 तरह के होंगे, यानी कि 2 समूह होंगे। एक वो देश होंगे जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, दूसरे वो देश होंगे जो परमाणु हथियार संपन्न नहीं है, यानी कि गैर परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जिन्होंने अभी तक परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं या घोषित रूप से वो सामने नहीं आए। साथ में ये कहा गया कि किन देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश कहा जाए, तो उसमें एक डेडलाइन रखी गई 1 जनवरी 1967। कहा गया कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु परीक्षण कर लिया है वे देश परमाणु हथियार संपन्न देश कहलाएंगे और इस संधि पर वो हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे, इसके बाद कोई परमाणु हथियार संपन्न जो देश का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा, बाद में सब गैर परमाणु हथियार संपन्न देश होंगे। जो शेष इस संधि पर हस्ताक्षर करता देश हैं वो गैर परमाणु हथियार संपन्न देश कहलाएंगे।
तो ये तो एक तो सदस्यों में इस तरह के दो विभाजन रखे गए। फिर ये बात आई कि इनके दायित्व क्या हैं। तो जो परमाणु हथियार संपन्न देश थे, एक तरह से P5 देश थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि वो दुनिया में जो अपना परमाणु हथियार और जो ईंधन है उसका हस्तांतरण दूसरे देशों को वो नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे असैन्य कार्यों के, जो सैन्य कार्यों के लिए, यानी कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जो ईंधन यूज होता है, यूरेनियम वगैरह, और जो टेक्नोलॉजी जिसके सहारे ये सब किया जाता है, तो परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं वो इसे किसी देश को नहीं देंगे। तो इसका उद्देश्य यही था कि वो चाहते थे कि दुनिया के और देश परमाणु हथियार नहीं बनाएं, वरना दुनिया है और ज़्यादा एक संघर्ष की ओर बढ़ेगी, अशांति की ओर बढ़ेगी, भय की ओर बढ़ेगी। एक तो ये जिम्मेदारी परमाणु हथियार संपन्न देशों ने ली। दूसरा ये कहा गया कि भाई ये जो देश है ये परमाणु हथियार और तकनीक का जो हस्तांतरण है वो करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। यानी कि कोई देश बिजली बनाने में इसका उपयोग लेता है, चिकित्सा के क्षेत्र में लेता है, और भी कोई इस तरह का यूज होता हो जिससे मानव कल्याण हो, तो वहाँ यूज ले सकते हैं और इसका ये हस्तांतरण करेंगे ये देश भी। लेकिन ये जिनको भी ये देंगे ये परमाणु ईंधन और जो तकनीक है वो उन्हीं को देंगे जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि जिन देशों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उन्हें तो जो नागरिक समाज के लिए, या कहें कि जो मानव कल्याण के लिए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी परमाणु ईंधन और तकनीक नहीं मिलेगी, जिन देशों ने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। यहीं से भारत की समस्या निकलेगी, जिस पर हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। तो और दूसरा ये बात उठी कि भाई अगर जो गैर परमाणु हथियार संपन्न देश हैं संधि पर हस्ताक्षर करता है, अगर उनको परमाणु ईंधन और तकनीक दी जाती है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो चोरी छुपे परमाणु हथियार बना ले। कोई देश ये कह भी दे कि भाई मैंने हस्ताक्षर कर दिए और मैं परमाणु हथियार नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो चोरी छुपे बना भी ले, तो उसका क्या उपाय हो। क्योंकि जो बिजली बनाने की प्रोसेस है यूरेनियम से या दूसरे जो इस तरह के जो खनिज हैं, पदार्थ हैं जो, तो उनकी प्रोसेस और परमाणु बम बनाने की प्रोसेस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उसी को कुछ और एक दो स्टेप आगे जाकर वो अणुबम बन जाता है, जो अनियंत्रित विस्फोट की स्थिति में आ जाता है। तब इसके लिए ये कहा गया कि भाई जो वियना स्थित एक संस्था है जिसे IAEA कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो ये काम ये संस्था करेगी। अर्थात इस संस्था के अपने इंस्पेक्टर होंगे, निरीक्षक होंगे, इसकी अपनी निगरानी में होगी, और जिन जिन देशों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन और तकनीक का निर्यात किया जा रहा है, तो जहाँ जहाँ भी उसकी जो भट्टियाँ हैं, रिएक्टर हैं जिनमें इन सब का उत्पादन होता है, जैसे विद्युत उत्पादन होता है, जैसे अपने भारत में भी अलग अलग जगहों पे जो परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर हैं, जहाँ से परमाणु जो ईंधन से जो न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो बन रही है, तो उनके ऊपर इनकी निगरानी रहेगी। ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी उनके पास परमाणु ईंधन आ रहा है, जो NSG है, जो परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है जिसमें करीब 40-45 देश हैं, तो इन देशों से जो परमाणु ईंधन है वो अगर आ रहा है तो उसका इस्तेमाल ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं,
शांतिपूर्ण ढंग उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं या सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, ये देखने की जो जिम्मेदारी है वो IAEA को दी गई। और अगर कोई भी देश उसका गलत यूज करता है तो फिर IAEA तुरंत जो अपनी संस्था में सूचना देगी और फिर सुरक्षा परिषद को जो अवगत कराया जाएगा। तो ये सब इसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया, एक संस्था के रूप में भी निर्माण हुआ ताकि दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित किया जा सके। अब जो ही ये संधि बनी थी तो बहुत से देशों ने इसका विरोध किया, भारत ने भी उसका विरोध किया। और भारत का जो स्टैंड था वो साफ था कि ये संधि है ये निशस्त्रीकरण के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में एक जो परमाणु रंगभेद फैलाना चाहती है। जिस तरह से जो रंग के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन घोषित कर दिया जाता है, जता दिया जाता है, उसी तरह कुछ देश परमाणु हथियारों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं और दूसरे देशों को वो रोकना चाहते हैं। तो वो अपनी पावर का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी निष्ठा परमाणु हथियारों के उन्मूलन की नहीं है, उनकी निष्ठा निशस्त्रीकरण की नहीं है, उनकी निष्ठा तो परमाणु हथियारों पर कब्जा जमाने की है। तो भारत ने इसका विरोध किया, संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। 1974 में जब भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, दूसरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया, वो भी पोखरण में ही किया गया। तो ये सब जो परीक्षण हुआ उसके बाद एक तो भारत ने पहले NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, दूसरा परमाणु परीक्षण किया। तो भारत के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी परमाणु ईंधन का जो आना है वो बंद हो गया, क्योंकि भारत परमाणु ईंधन का जो उत्पादन है वो कोई बड़े पैमाने पे नहीं होता। हालांकि यूरेनियम के भंडार भारत में भी हैं, दूसरे भी जो अणु हैं उनका भी भारत में उत्पादन होता है, लेकिन जिस पैमाने पर ज़रूरत होती है वो भारत में नहीं है। तो जो परमाणु आपूर्तिकर्ता देश हैं, NSG न्यूक्लियर जो सप्लाई ग्रुप में जो देश आते हैं, उन्होंने भारत को परमाणु ईंधन देने से मना कर दिया। लेकिन उस दौर में भी भारत को बहुत दिक्कतें नहीं आई। वो दिक्कतें इसलिए नहीं आई क्योंकि भारत ने जो कोई ख़ास भारत में औद्योगिकरण नहीं था, न भारत कोई निजीकरण उदारीकरण इसको अपना रहा था। ज़्यादातर जो दौर था वो जो गवर्नमेंट सेक्टर का ही था। तो औद्योगिकरण होता है तब ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो भारत में जो कोयला आधारित ऊर्जा थी उसी की से ही काम चल रहा था। दूसरा, उस समय दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी बहुत बड़े रूप में नहीं उभरी थी, तो इसलिए जो थर्मल एनर्जी है, ख़ास तौर पे अपना कोयले से या जीवाश्म ईंधन से जो एनर्जी हम ले रहे थे, तो उस पर कोई ख़ास दबाव नहीं था। लेकिन जो जो देश आगे बढ़ा और ख़ास तौर पे जो भारत ने 90 के दशक के शुरुआती जो फेज़ में उदारीकरण को अपनाया, औद्योगिकरण की प्रगति हुई, तो फिर यहाँ एनर्जी की ज़रूरत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। 90 का दशक भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक बड़ा दौर था और उसी दौरान 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक और परमाणु परीक्षण कर दिया गया। तो इन सब से एक असर हो रहा था। भारत के सामने दोहरी समस्या थी, एक और उसे अपने औद्योगिकरण को गति बनाए रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी, तो दूसरी ओर भारत के सामने जो अपनी न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता है सुरक्षा के लिए उसे जो परमाणु ईंधन भी चाहिए, तो ईंधन भी चाहिए था या परमाणु हथियार भी चाहिए थे। तो ये दोहरी जो भूमिका थी या तो दुविधा की स्थिति में भारत था, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा को तरजीह दी और जो दूसरे जो देश थे वो और सख्त हो गए भारत को लेकर। लेकिन 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए, भारत में UPA सरकार आई, उधर जॉर्ज बुश थे, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो अमेरिका
ने भारत के साथ जो परमाणु समझौते की तरफ कदम बढ़ाए और माना जाता है कि इसमें जो भारत का जो एक बड़ा क्रय शक्ति वाला बाज़ार है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था रही है। हालांकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था अपने मुश्किल दौर में है, इसमें कोरोना काल की भी बड़ी भूमिका है। उससे पहले भी कई हमारे द्वारा लिए गए जो स्टेप थे वो गलत साबित हुए, तो इन सब का असर है। लेकिन उस समय भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और बड़ा क्रय शक्ति वाला बाज़ार था, तो इन देशों को भी भारत के बाज़ार की ज़रूरत थी। दूसरा, भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो काफ़ी संपन्न हैं, राजनीतिक हैसियत भी रखते हैं, तो उन देशों का भी उनके ऊपर एक दबाव था वहाँ की जो सरकार पर कि वो भारत के साथ परमाणु करार करे। तो इन सब का ये असर हुआ कि भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ और जो जो बाधाएं थी उनको सुलझाया गया। और ये अमेरिका की ताकत थी कि उसने तमाम देशों को, चाहे वो NSG के हों या और सदस्य देश हैं, उनको सहमत किया कि भाई भारत को हमें परमाणु ईंधन और तकनीक देनी चाहिए। क्योंकि भारत ये तो 1999 में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद ये घोषणा कर चुका था कि वो भविष्य में परमाणु हथियारों की और कोई काम नहीं करेगा और वो कोई परीक्षण भी नहीं करेगा। ये एक तरफा घोषणा थी भारत की। ये भारत का किसी से कोई समझौता नहीं था, कोई संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि खुद से किया गया एक वादा था। तो भारत ने कहा कि हमें तो केवल जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए परमाणु ईंधन की ज़रूरत है और जिन जिन क्षेत्र रिएक्टर जो हमारे यहाँ ऊर्जा बनाएंगे, बिजली बनाएंगे परमाणु ईंधन से, वहाँ IAEA की निगरानी भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इस पे समझौता हुआ और भारत एक ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार, जिसके पास अपना परमाणु हथियार है और जिसने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी वो सब जो स्थितियां भारत के साथ हैं या वो सब लाभ भारत ले रहा है जो NPT में परमाणु हथियार संपन्न देश ले रहे हैं। यानी कि भारत कानूनी या तकनीक रूप से भले ही परमाणु संपन्न देश नहीं है NPT की संधि के लिहाज से, लेकिन भारत वो तमाम फ़ायदे ले रहा है, तमाम उन जो सुविधाओं के साथ खड़ा है जो NPT संधि में परमाणु हथियार संपन्न देशों को दी गई थी। इसीलिए कहा गया है कि ये एक तरह से जो डिफैक्टो है, डिफैक्टो परमाणु हथियार संपन्न देश की जो स्थिति है वो एक तरह से स्वीकार दुनिया ने की है। तो ये NPT की कहानी है। मुझे लगता है कि आप इसे समझ पाए होंगे और जब हम क्लासरूम में मिलेंगे, जब फिजिकल क्लास होगी, तब हम इसके बारे में आपको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। धन्यवाद।